गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर की शुरुआत की थी। फर्स्ट चैप्टर था हमारा और चैप्टर नेम था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी क्रिसमस त्योहार का संसार का सबसे सर्वोत्तम जो उपहार था उसकी बात हो रही थी उसके अंदर। तो हमने अभी तक जो कहानी पढ़ी है उसमें हमने देखा है कि एक व्यक्ति होता है, वो एक जंक शॉप पे यानी कि कबाड़ की दुकान के ऊपर और एक राउंड टॉप डेस्क देखता है और उसकी कीमत पूछता है। लेकिन जब कीमत पूछता है तो वो बहुत महंगी उसको प्रतीत होती है। लेकिन फिर वो देखता है कि वहां पर एक टूटी फूटी या पुरानी थोड़ी सी जली हुई भी थी, उसकी विनियर यानी ऊपर की जो सनमाइका वगैरह थी वो भी उतरी हुई थी। ठीक है, तो वो उसकी फिर कीमत पूछता है, क्योंकि जो बढ़िया वाली थी उसको तो खरीदने के उसके पास पैसे थे नहीं, तो उसने वो सस्ती वाली पूछी और वो उसको बड़े सस्ते में मिल गई। तो उसको ले आता है घर पे कि वो सोचता है इसको मैं रिपेयर कर लूंगा, रेस्टोर कर लूंगा। ठीक है, और वो घर पे ले आता है, उसको ठीक करने की कोशिश करता है और उसको पीछे अपने वर्क रूम में ले जाता है। वहां पे उस पर कार्य चालू करता है कि इसको रिपेयर किया जाए। फिर जैसे ही वो रिपेयरिंग चालू करता है तो सबसे पहले तो वो उसके राउंड टॉप जो होता है उसको हटा देता है कंप्लीटली। ठीक है ना, रिमूव द राउंड टॉप। और फिर बाद में उसकी जो ड्रॉवर्स है उनको खोलने की कोशिश करता है। तो कुछ ड्रॉवर्स तो इजीली वो निकल जाती हैं, लेकिन एक ड्रॉवर जो होती है बहुत ही ज्यादा अटकी हुई होती है उसके अंदर। ठीक है ना, वो निकलती नहीं है। तो एट लास्ट वो काफी प्रयास करता है, सोचता है आराम से ही निकल जाए, बहुत कोशिश करता है प्यार से निकालने की, उसको वो खुल जाए कैसे ना कैसे ड्रॉवर। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद में भी और वो ड्रॉवर नहीं खुलती है। तो एट लास्ट वो अपनी फिस्ट मुट्ठी मुट्ठी बांधता है और उसकी उस पर मारता है, जिससे वो तेजी से खुलती है। खुलते के साथ ही उसके अंदर ड्रॉवर खुलती है, उस ड्रॉवर के अंदर एक और सीक्रेट ड्रॉवर होती है। ठीक है, जैसे खुलेगी उसमें एक और सीक्रेट ड्रॉवर दिखती है उसको, और उस ड्रॉवर के अंदर एक टिन का ब्लैक बॉक्स होता है। और जब उसको देखता है उसमें ब्लैक बॉक्स को खोल के, तो उसमें एक एनवलप होता है, एनवलप का मतलब लिफाफा, और उसके अंदर एक लेटर होता है। और उसके अंदर उसमें डेट मेंशन होती है। वो जो लेटर है वो प्राप्त किया गया था 25 जनवरी 1915 को। ठीक है ना, काफी पुरानी बात हो रही थी, बहुत पुराना लेटर था, कोई उसमें पता नहीं टेबल कब की थी और कबाड़ में पड़ी थी। तो 25 जनवरी और 1915 का वो प्राप्त किया हुआ लेटर था वहां पे उसके अंदर। और ये जो लिखा गया था लेटर, उसकी लिखने की जो तारीख थी वो दिसंबर 26 1914 की थी, जबकि प्राप्त किया गया था 25 जनवरी 1915 के अंदर। ठीक है ना, यानी लास्ट में 1914 के लास्ट में दिसंबर में 26 दिसंबर, ठीक है ना, 25 की क्रिसमस होती है, 26 को लिखा गया था और 25 जनवरी को प्राप्त कर लिया गया, जिसने भी इसको प्राप्त किया था। अब पता नहीं किसकी वो डेस्क थी, वो वहां पे देखा। लेकिन फिर बाद में लेखक जो है उसको इच्छा तो नहीं होती, वो सोचता गलत काम है किसी और का लेटर पढ़ना रही है सब, लेकिन फिर भी वो उस लेटर को खोल लेता है। ठीक है ना, और हमने बताया था जो इच्छाएं होती है उनको रोकते हैं हम, जो गलत काम करने के लिए उकसाती हैं उनको स्क्रपल्स बोलते हैं, ध्यान रखना मीनिंग्स का। फिर बाद में वहां पे लेटर की बात है, कोई डियरेस्ट कोनी से स्टार्ट होता है लेटर। अब कोनी यहाँ पर कोई महिला है, उसको लिखा गया लेटर था ये। ठीक है, और यहाँ पे कोई फौजियों की बात हो रही थी। फौजी जो है, यहाँ पे वॉर की बात की गई थी जर्मन्स और ब्रिटिश के अंदर। यहाँ पे हमको बताया गया था कि दोनों में तो अभी जो शुरुआत हुई थी कहानी की, कि दोनों जो फौजी जो आर्मी है वो ट्रेंचेस खड्डे खोद के उनमें छिपे हुए हैं। लेकिन फिर बाद में जर्मन्स की तरफ से एक शुरुआत होती है, जब क्रिसमस की सुबह होती है तो उनको हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं। और बदले में फिर बाद में वो जो लेखक है जो चिट्ठी लिख रहा है, उसने जिसको लिखी है उसको बोला भी कि मेरे को शर्मिंदगी थी कि ये शुरुआत हमारे दुश्मन की तरफ से हुई, मतलब दोस्ताना जो हाथ बढ़ाया गया हैप्पी क्रिसमस बोल के, वो दुश्मन की तरफ से हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई। शुरुआत में थोड़ा सा असमंजस भी रहा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आया कि वास्तव में वो दोस्ती करना चाह रहे हैं। यहाँ तक हमने देखा था। अब देखिए कुछ मीनिंग्स ली थी कल की, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो मीनिंग्स में स्टैंडिंग टू का मतलब टेक पोजिशन, टेक पोजिशन यानी अपनी पोजीशन ले लेना। स्टैंडिंग टू का मतलब है अपनी पोजीशन ले लेना, अपनी स्थिति में खड़े हो जाना। फिर बात करते हैं हम ट्रेंचेस, जैसा कि आपको बताया था कल भी मैंने। ट्रेंचेस मींस खाइयां। ठीक है ना, डिचेस भी बोलते हैं, खड्डे को बोलते हैं डिचेस, और खाई थोड़ा सा फर्क होता है, हिंदी में भी हम खाई और गड्ढे बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो गड्ढे होंगे उनको तो बोलते हैं डिच, और ट्रेंचेस जो होती हैं खाई, थोड़ी लंबी होती हैं, ठीक है, गहरी होती हैं। तो ट्रेंचेस का मतलब होता है खाई। फ्रिड्ज, फ्रिड्ज जो है यहाँ पे बताया गया कि एक कॉमन नेम होता है जर्मन के अंदर। जैसे हमारे इंडिया में आप देखोगे राम नाम के आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, ये कॉमन नेम है। ठीक है ना,
बहुत से लोगों को, आप जैसे इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ते हैं तो उसमें आप देखोगे राम और सीता में बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन नेम है ये। तो इसी तरीके से जर्मन जो लोग हैं उनमें भी फ्रिट्ज नाम जो काफी लोगों में मिलेगा आपको। लेकिन हमारे यहाँ पे स्टोरी में बताया गया था कि फ्रिट्ज यहाँ पे हम संबोधित करेंगे जर्मन सोल्जर्स को, यानी जर्मनी के जो फौजी हैं उनको हम फ्रिट्ज बोलेंगे यहाँ पे। तो फ्रिट्ज वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है जर्मन सोल्जर्स के लिए, जर्मन सोल्जर्स। ओके, इसी तरीके से ब्रिटेन के अंदर टॉमी वर्ड जो है ये कॉमन है, आपको बहुत से वहां पे टॉमी नाम के मिल जाएंगे, ठीक है ना। हमारे इंडिया में बात अलग है, टॉमी हम कुत्तों का नाम निकालते हैं, लेकिन ब्रिटिश में जो है टॉमी आपको काफी लोग मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है टॉमी नाम जो ब्रिटिश आर्मी के जो लोग हैं उनको यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है टॉमी नाम से, ठीक है ना। तो हियर टॉमी मीन्स ब्रिटिश सोल्जर्स। ब्रिटिश सोल्जर्स। तो जब भी हम कहानी में फ्रिट्ज नाम पढ़ेंगे तो उसका मतलब है जर्मन सोल्जर्स, और जब भी हम टॉमी नाम पढ़ेंगे तो उसका मतलब है ब्रिटिश सोल्जर्स। और ये सभी के लिए, कोई पर्टिकुलर एक फौजी नहीं है जिसका नाम टॉमी है या फिर फ्रिट्ज है, ठीक है ना। कोई भी फौजी होगा तो जर्मन होगा तो उसको फ्रिट्ज, और अगर ब्रिटिश होगा तो टॉमी। नेक्स्ट वर्ड है दैट वुड बी दैट। दैट वुड बी दैट का मतलब बस ये मामला था। जैसे मैंने कल आपको टेंस कंप्लीट किया था तो उसमें लास्ट में बोलता दैट वुड बी दैट, मतलब टेंस के अंदर बस यही सब कुछ था और ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। दिस इज द एंड ऑफ दिस मैटर, ये इस मैटर का अंत है। तो किसी चीज का अंत होता है तो हम बोलते हैं दैट वुड बी दैट, तो किसी चीज का अंत। ओके, स्नैप्स। अब देखिए जर्मन वर्ड है, इसका उच्चारण जो इस तरीके से शेनेप्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी मैंने SHNAPS, ठीक है ना, शेनेप्स बोलेंगे। और शेनेप्स जो है वो एक जर्मन पेय पदार्थ होता है, पीने का एक पदार्थ होता है, ठीक है, जो कि ग्रेन से बनता है, अनाज से बनता है। जैसे हमारे भी कुछ पेय पदार्थ होते हैं, कुछ नशीले पदार्थ जो अन्ना, जैसे आप जो से देखोगे शराब वगैरह बनती है, तो एक प्रकार की शराब ही होती है ये जर्मन, ठीक है ना, इसको शेनेप्स बोलते हैं, जो कि ग्रेन से बनती है। जर्मन ड्रिंक, जर्मन ड्रिंक शेनेप्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज सेलो। सेलो मीन्स ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। सेलो जो है वाद्य यंत्र होता है, जैसे वायलिन आपने देखा होगा सेम वैसा ही होता है। तो सेलो जो है एक वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, ठीक है। फिर बात करते हैं मार्जिपान। मार्जिपान इज ऑल्सो जर्मन वर्ड, ठीक है। और मार्जिपान जो है यहाँ पे एक मिठाई का नाम है, ठीक है। जर्मनी में मार्जिपान जो है एक मिठाई का नाम है। और ये जो मिठाई होती है ये शुगर, एग एंड एलमंड्स, यानी चीनी, अंडे और बादाम जो होते हैं इनको मिक्स करके बनाई जाती है, ठीक है। तो इट्स अ स्वीट, मिठाई एक प्रकार की, और बादाम, शुगर और अंडों से मिला के बनाई जाती है, ठीक है, मार्जिपान। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे लेसन। अभी तक जो पढ़ा है वो मैंने आपको बता दिया है, शॉर्ट में एक ब्रीफ बताया है। अब आगे देखते हैं। पेज नंबर 11, थर्ड पैराग्राफ। ओके, वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबाव हिज हेड। वन ऑफ द जर्मन्स, और जो जर्मन्स जो थे, जो जर्मन फौजी थे, उनमें से एक ने वॉज वेविंग, वो लहराने के लग रहा था, अ बॉटल, एक बोतल, अबाव हिज हेड, अपने सर के ऊपर, यानी सर के ऊपर जो है बोतल को लहराने के लग रहा है। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, और वो उधर से बोतल को दिखा के, अब बोतल कैसी है, वो स्नैप्स की है, शराब एक प्रकार की। तो फौजी लोग आप देखते हो पीते भी हैं। तो अब क्रिसमस का दिन है, अब वो उधर से दोस्ती का हाथ आया है दुश्मनों की तरफ से, तो दोनों वो उनको शराब की बोतल दिखा रहा है, लहरा रहा है उनकी तरफ, और बोल रहा है इट इज क्रिसमस डे टॉमी, आज क्रिसमस का त्योहार है टॉमी। और टॉमी का मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स को बोल रहा है वो, ठीक है। वी हैव स्नैप्स, और हमारे पास स्नैप्स है, स्नैप्स का मतलब पेय पदार्थ है उनके पास। वी हैव सॉसेज, और हमारे पास सॉसेज भी है, सॉस वगैरह आप खाते हैं जैसे, ठीक है ना, तो सॉस वगैरह ये सब चीज उनके पास है खाने पीने की। वी मीट यू, यस, वी मीट यू, आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है, क्या हम तुमसे मिलें, यस, हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस, और इस समय
देयर वर डजन्स ऑफ देम, उनमें से दर्जनों भर, किनमें से, जो हमारे जर्मन जो फौजी थे उनमें दर्जनों जो फौजी हैं वो चल के आ रहे थे, वॉकिंग टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ चल के, अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड का मतलब है ऐसी जमीन जिसपे किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। अब वो बॉर्डर है एक तरीके से कहने का मतलब, भाई उधर खाइयों में छिपे हुए थे फौजी, इधर खाइयों में थे, बीच की जमीन जो खाली है, तो उस खाली जमीन में से चल के आ रहे हैं, एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके बीच में किसी के भी पास राइफल नहीं है, यानी बंदूक वगैरह लेके नहीं आ रहे हैं। जर्मन जो फौजी हैं, ब्रिटिश फौजियों, हालांकि लड़ाई चल रही थी लेकिन आज क्रिसमस का त्योहार है, उनकी तरफ से दोस्ती का हाथ आया है, तो राइफल्स वगैरह नहीं है, केवल वो स्नैप्स की बोतल लेके आ रहे हैं उस शराब की। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, और सबसे पहले लिटिल प्राइवेट मॉरिस, इट्स अ नेम, ठीक है ना, ये नाम है किसी फौजी का, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, सबसे पहले वो आगे आया। कम ऑन बॉयज, और वो बोलता है कम ऑन बॉयज, ठीक है ना, उनको मतलब एंजॉय करने के लिए कह रहा है, कम ऑन बॉयज, आओ लड़को, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, मतलब ब्रिटिश जो सोल्जर्स है उनको बोल रहा है वो कि कम ऑन बॉयज, आओ अब एंजॉय करते हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, एंड देन, और उसके बाद में, देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, उनमें कोई रोकने वाला नहीं था, यानी वो एंजॉय करने लगे, सब नाचने गाने शराब पीने लगे, कोई रोकने वाला नहीं था उनको। आई वॉज द ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर था। अब जो खत लिख रहा है ना, उसने अपनी बात बताई है कि मैं उन फौजियों में एक ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मेरे को उनको रोकना चाहिए था, कि भाई शत्रु हैं, उनके साथ मिलकर वो पार्टी कर रहे हैं वहां पे क्रिसमस की, तो बोले मैं ऑफिसर था और मेरे को इस नाते उनको रोकना था। एंड देन आई सपोज, और फिर मैंने ऐसा सोचा भी, ऐसा माना भी कि इनको रोकना चाहिए। बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन सच्चाई ये है, इट नेवर एवर अकर्ड, कि ऐसा हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी घटित नहीं हुआ। अकर्ड का मीन्स घटित होना, ठीक है, यहां पे नोट डाउन भी कर देता हूं मैं, अकर्ड, अकर्ड मीन्स होना, कोई भी चीज होना, ठीक है, और ऐसी कोई भी चीज घटित नहीं हुई, अकर्ड नहीं हुई, टू मी आई शुड, जो कि होनी चाहिए थी, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको रोकना, भाई ऑफिसर था, दुश्मनों के साथ ऐसे पार्टी नहीं करने देनी चाहिए थी, वो चाह रहा भी था, मन में आया भी ये विचार कि इनको रोकूं मैं, कि भाई आप लोग इनके साथ पार्टी मत कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, वो उनको रोक नहीं पाया। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, ऑल अलोंग देयर लाइन, जो उनके बीच में जो लाइन थी, जो रेखा खींची गई थी, उसके साथ साथ, एंड अर्स, और हमारे जो रेखा थी जो खींची हुई थी, आई कुड सी, मैं देख सकता था, मैन वॉकिंग स्लोली, जो व्यक्ति थे, जो फौजी लोग थे, वो धीरे धीरे चल के आ रहे थे, टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की तरफ। ग्रेट कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल, ग्रे कोट्स, ग्रे का मतलब स्लेटी कलर, ठीक है ना, स्लेटी जो रंग होता है, तो ग्रे कोट्स, अब ये ग्रे कोट जो है, जो ग्रे ड्रेस होती है, ये जर्मन सोल्जर्स की होती है, एंड खाकी कोट्स, अब खाकी जो ड्रेस है वो होती है ब्रिटिश सोल्जर्स की, तो ग्रे कलर के कोट पहने हुए फौजी और खाकी कलर के जो कोट पहने हुए जो फौजी थे, मीटिंग इन द मिडल, वो बीचों बीच जो जमीन थी, बीच में जो वॉर जो लैंड थी उसके ऊपर वो मिलने के लग रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से एक मैं भी था, यानी पहले तो उसके मन में आ रहा था कि रोकूं मैं, कि वो खुद ऑफिसर था, रोकना चाह रहा था उनको, लेकिन अब उनसे मिलने वालों में वो खुद को भी पा रहा था वहां पे, यानी वो खुद भी उनसे मिलने के लग रहा था जर्मन सोल्जर से। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं भी इसका हिस्सा था, यानी वहां पे जो पार्टी मनाई जा रही थी क्रिसमस की, वो भी उसका हिस्सा बन गया था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, इन द मिडल ऑफ द वॉर, युद्ध के बीच में, वॉर मीन्स युद्ध, तो युद्ध के बीच में, वी वर मेकिंग पीस, हम लोग स्थापित कर रहे थे शांति, क्योंकि वैसे तो लड़ाई चल रही है उनमें आपस में, लेकिन आज क्रिसमस की सुबह थी, तो उधर से प्रस्ताव आया शांति का, और इधर वालों ने भी मान लिया, और अब वो एक साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो युद्ध की जमीन के बीचों बीच युद्ध के बजाय, और वो शांति को स्थापित करने के लग रहे हैं, दुश्मनों के साथ एंजॉय करने के लग रहे हैं। यू कैन नॉट इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिन मीन्स कल्पना करना, ठीक है ना, तो आई कैनॉट इमेजिन, मैं यू कैनॉट इमेजिन, तुम कल्पना नहीं कर सकते, डियरेस्ट कोनी, अब वो जो कोनी को लिख रहा है, तो उस कोनी को बोल रहा है वो कि तुम कल्पना नहीं कर सकती, माई फीलिंग्स, मेरी भावनाओं की, एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिड्ज ऑफिसर, जब मैंने देखा था फ्रिड्ज ऑफिसर की आंखों में, ठीक है ना, फ्रिड्ज का मतलब जर्मन, तो जो जर्मन फौजियों का जो ऑफिसर था,
जब मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के देखी तो उस वक्त जो मेरी भावनाएं थी वो कोनी को बता रहा है लेटर के अंदर कि तुम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकती क्या भावना आई थी मेरे मन में। हु अप्रोच्ड मी, और जो ऑफिसर था जो मेरे पास पहुंचा था, हैंड आउट स्ट्रेच्ड, और मेरी तरफ अपने हाथ फैला दिए थे, यानी उसको गले लगाने के लिए, और हाथ आगे फैला दिए थे उसने। हैंस वॉफ ही सेड, और उसने बताया उसका नाम क्या है, हैंस वॉफ। भाई फ्रिट्ज और टॉमी तो वो सभी को बोल रहे हैं फौजियों को, ठीक है ना। भाई टॉमी जो ब्रिटिश फौजी हैं और जो फ्रिट्ज हैं वो जर्मन फौजी हैं। अब यहाँ पे वो पर्टिकुलर नाम बता रहे हैं कि जो जर्मन जो ऑफिसर था उसका नाम क्या था, हैंस वॉफ। ही सेड, उसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और उसने अब उससे हाथ मिलाया है तो ग्रिपिंग माई हैंड, मेरे हाथ की पकड़ बनाई, ग्रिप का मतलब पकड़ बनाना, वार्मली बड़ी गर्म जोशी से, एंड होल्डिंग इट, और उसको पकड़े रखा, यानी गर्म जोशी से उससे हाथ मिला रहा है। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, और उसने बताया कि मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ। डसेल्डॉर्फ जगह का नाम है, ठीक है ना, तो वो जर्मनी के अंदर एक जगह है डसेल्डॉर्फ, तो बोले वहां का रहने वाला हूं मैं। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और ऑर्केस्ट्रा के अंदर बोले मैं सेलो बजाता हूँ। सेलो आपको मैंने बताया था यहाँ पे, सेलो मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक प्रकार का वायलिन होता है। तो ये जो ऑफिसर है जर्मन ऑफिसर, वो क्या बता रहा है कि वो ऑर्केस्ट्रा के अंदर सेलो, मतलब आर्मी में आने से पहले वो क्या किया करता था, सेलो बजाया करता था। हैप्पी क्रिसमस, और फिर उसको बधाई देता है क्रिसमस की, ठीक है। कैप्टन जिम मैकवर्सन, आई रिप्लाइड। अब जो ब्रिटिश ऑफिसर था जो जिसने खत लिखा है उसने अपना परिचय दिया उस जर्मन ऑफिसर को, कैप्टन जिम मैकपर्सन, कि मेरा नाम जो है कैप्टन जिम मैकपर्सन है। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और मेरी तरफ से आपको भी बहुत बहुत बधाई हो क्रिसमस की। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, और मैं स्कूल टीचर हूँ डोरसेट से। वो आर्मी में आए हैं लेकिन वैसे क्या था, वो स्कूल टीचर था, और डोरसेट जगह का नाम है। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और ये इंग्लैंड में पश्चिम में है ये जगह, डोरसेट जो है पश्चिम के अंदर इंग्लैंड में है, और वहां पे वो टीचर हुआ करता था। कौन, जो खत लिख रहा है, और इसका नाम क्या है, जिम मैकपर्सन। अब देखिए यहाँ पे एक हार्ड मीनिंग है, मार्जिपान, ठीक है ना, और मार्जिपान मैंने आपको बताया था कि इट्स अ स्वीट मेड बाय आलमंड शुगर एंड एग, ठीक है। अब देखिए डोरसेट ही स्माइल्ड, अब डोरसेट जब उसने जगह बताई कि वहां पे मैं टीचर था, पढ़ाता था, तो वो स्माइल करने लगा। कौन, जर्मन जो ऑफिसर था वो। आई नो दिस प्लेस, और वो कहता है कि मैं जानता हूं इस जगह के बारे में। इंग्लैंड के अंदर है वो जगह और वो जर्मनी का है, लेकिन वो स्माइल करके उसको बोलता है जिम को कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूं। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड इज एक्सीलेंट सोसेज। वी शेयर्ड, हमने आपस में बांटी, यानी दोनों थे, वो जर्मन ऑफिसर और ये ब्रिटिश ऑफिसर था, तो दोनों ने बांटी। माई रम राशन, रम एक प्रकार की शराब होती है, राशन का मतलब खाने पीने का सामान, ठीक है ना, तो रम और जो राशन था, जो खाने पीने का उनके पास जो भी सामान था, उसको शेयर किया। एंड इज एक्सीलेंट सोसेज, और जो जर्मन वालों के पास जो सोसेज थे बहुत ही शानदार, वो भी हमने शेयर किया, आपस में खाया। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की थी। कौनी, कौनी को बता रहा है वो लेटर के अंदर, कौनी हमने बातें की थी। हाउ वी टॉक्ड, और हमने किस प्रकार से बातें की थी। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो बता रहा था तो जर्मनी, अब जर्मनी वाले जो है जर्मन भाषा बोलते हैं, ठीक है ना, और ब्रिटिश जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन वो बता रहा है कि जो जर्मन ऑफिसर था, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग जो है एकदम परफेक्ट अंग्रेजी बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट। बट इट टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब है सामने आना, ये चीज प्रकट होना, ठीक है ना, बट इट टर्न आउट, लेकिन ये चीज सामने आई, ये बात सामने आई, दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, कि उसने कभी भी कदम नहीं रखा था डोरसेट के अंदर। यानी शुरुआत में जब उसने डोरसेट का नाम लिया तब तो जर्मन ऑफिसर ने क्या बोला, मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन जब आगे फिर वो उन्होंने बैठ के रम वगैरह पी, साथ में खाना वगैरह खाया, उसके बाद में जब बातचीत चली तो पता चला कि उसने कभी डोरसेट में कदम भी नहीं रखा, कभी गया ही नहीं है डोरसेट जो जगह है इंग्लैंड की। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और डोरसेट तो इंग्लैंड की एक जगह है, उसके अंदर एक शहर है, लेकिन वो तो नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, कभी इंग्लैंड ही नहीं गया था, ठीक है ना, जबकि फिर भी वो बोल रहा था कि मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, तो लेकिन जबकि वो इंग्लैंड कभी भी नहीं गया था। He had learned all he knew of England from school. He had learned,
उसने ये सीखा था या पता किया था या फिर जाना था। लर्न का मतलब सीखना होता है, लेकिन यहाँ पे जानना। तो ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड, जो कुछ भी वो इंग्लैंड के बारे में जानता था वो उसने सीखा था या जाना था फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। अब स्कूल से कैसे पता चलेगा? किताबों के अंदर पढ़ा था स्कूल में, ठीक है ना। तो इंग्लैंड के अंदर डोरसेट जगह के बारे में, इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी उसको पता था वो सारा का सारा उसने स्कूल में सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की किताबों को पढ़ पढ़ के उसने ये पता किया था कि भाई इंग्लैंड में कौन सी जगह कैसे है, और उसने उस पढ़ाई के आधार पर उसको कहा था कि डोरसेट के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसका जो फेवरेट राइटर था इंग्लिश का, जर्मन ऑफिसर है लेकिन इंग्लिश किताबें पढ़ता है, तो हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी जो है एक अंग्रेज लेखक हुआ है, तो उसका फेमस जो प्रसिद्ध, जो उसको सबसे ज्यादा पसंद था वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो सबसे पसंदीदा जो किताब थी उसका नाम क्या है? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये किताब का नाम है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो किताब का नाम है, ये सबसे उसकी पसंदीदा किताब थी, और उसका पसंदीदा जो लेखक था वो था थॉमस हार्डी। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। अब देखिए क्या नाम आए हैं, ये सब जगहों के नाम और लेखकों के नाम है, ठीक है। अभी देखिए फिर से बताता हूं आपको। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड, अब वहां पे उस जमीन पे जो किसी व्यक्ति की जमीन नहीं है, वो बॉर्डर की जमीन है, उधर जर्मन है इधर ब्रिटिश है, तो उस जमीन पे बैठ के, जो किसी व्यक्ति की जमीन नहीं है, एक बॉर्डर है, उस पर बैठ के उन्होंने बातें की। वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय, ये तीनों जो नाम आए हैं, बाथशेबा, गैब्रियल ओक और सर्जेंट ट्रॉय, ये तीनों लेखक के नाम है। तो बोले इन लेखकों के बारे में हमने बात की, क्योंकि वो किताब पढ़ने वाला व्यक्ति था, ठीक है, थोड़ा शौक था पढ़ने का, और इधर जो था वो टीचर था, ठीक है ना। तो दोनों को किताब पढ़ने का शौक था, तो लेखकों के बारे में, इनके बारे में बात कर रहे थे। जबकि फौजी लड़ाई वगैरह गोला बारूद की बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो लेखकों और किताबों के बारे में बात कर रहे थे। एंड डोरसेट, और डोरसेट की बात हो रही, डोरसेट जो कि जो ब्रिटिश ऑफिसर था, जहां का रहने वाला था, उस जगह की बातें हो रही थी। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, और उस जर्मन ऑफिसर ने उसको बताया जिम को, ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, कि उसके एक बीवी और एक बच्चा। born just 6 months ago, और वो जो उसका बच्चा है 6 महीने पहले ही जन्मा था। as I looked about me there were huddles of khaki and gray everywhere, as I looked about me, as I looked about me, जब मैंने अपनी अपनी ओर देखा, देयर वर हडल्स, तो हमारे चारों तरफ जो है भीड़ जमा दी। हडल्स का मतलब भीड़, क्राउड। ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, खाकी ड्रेस के लोग और ग्रे पहने, ग्रे का मतलब कलर के नेम है ये, लेकिन यहाँ पे जो फौजी भाई हैं, जो कुछ ग्रे कोट्स पहने हुए हैं और कुछ खाकी ड्रेस पहने हुए हैं, उसने अपने चारों तरफ देखा तो ये लोग इकट्ठे हो रखे थे। और यहाँ पे हडल वर्ड आया है, हडल्स का मतलब होता है बेतरतीब तरीके से भीड़, इकट्ठे होना, ठीक है ना। गैदर भी हो सकता है, गैदर, ठीक है। तो हडल्स मींस गैदर। तो खाकी ड्रेस में और ग्रे ड्रेस में, और वहां पे जो फौजी थे जर्मन और ब्रिटिश, वो उसके चारों तरफ इकट्ठा हो रहे थे। आगे देखिए, और जो ऑफिसर था, जर्मन ऑफिसर था, ध्यान रखिए कहानी अच्छे से सुनिए, उसके बीवी और एक बेटा था, एक उसके बेटा था, और वो कितने महीने का था? 6 महीने पहले ही जन्मा, तो 6 महीने का था वो। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, और चारों तरफ नो मैंस लैंड, जो वो जमीन थी, युद्ध भूमि थी, उसके ऊपर स्मोकिंग, सिगरेट पीने के लिए, भाई फौजी लोग जो सिगरेट शराब पीते हैं, तो स्मोकिंग, सिगरेट पी रहे थे, लाफिंग, हंसने के लग रहे थे, टॉकिंग, बातें करने के लग रहे थे, ड्रिंकिंग, पीने के लग रहे थे, ईटिंग, और खाने के लग रहे थे। यानी उसने चारों तरफ देखा तो खाकी और ग्रे कलर के कोट पहने हुए फौजी लोग उसके चारों तरफ थे, और वो सारे के सारे जो खूब इंजॉय कर रहे थे, और सिगरेट पी रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग, हंस रहे थे, टॉकिंग, बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग, पीने के लग रहे थे, ईटिंग, और खाने के लग रहे थे। यानी आपस में दुश्मन है, लेकिन आज क्रिसमस का त्योहार था और दुश्मनों की तरफ से प्रस्ताव आया था दोस्ती का, तो साथ बैठ के अब एंजॉय कर रहे हैं अंग्रेज और जर्मन जो हैं, ठीक है। आगे देखिए, हैंस वॉफ, अब हैंस वॉफ कौन था? जर्मन ऑफिसर। एंड आई, और मैं, आई कौन है यहाँ पे? जिम। शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी,
वॉज शेयर्ड, हमने बांटा था, आपस में बांट के खाया था। वॉट वॉज लेफ्ट, जो कुछ बचा था, ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, जो तुमने क्रिसमस का केक बना के भेजा था। कॉनी, अब जिसको लेटर लिख रहा है वो कॉनी को उसको बता रहा है कि जो तुमने केक भेजा था वो हम दोनों ने बांट के शेयर करके खाया था। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. He thought, और जो जर्मन जो फौजी था जिसका नाम क्या था, हेंस वॉफ, उसका ये मानना था, उसका ये सोचना था, द मार्जिपान, और मार्जिपान आपको मैंने बताया था, मार्जिपान इज अ स्वीट मेड बाय शुगर, आलमंड एंड एग। तो उसका ये मानना था जर्मन फौजी का, ऑफिसर का, मार्जिपान वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, कि मार्जिपान जो मिठाई थी ये वाज द बेस्ट, सबसे बढ़िया थी, ही हैड एवर टेस्टेड, आज तक जितनी भी मिठाइयां उसने खाई थी, टेस्ट की थी, चखी थी, उनमें सबसे बढ़िया टेस्ट उसको इस मार्जिपान का लगा था। आई एग्रीड, और मैं भी उससे सहमत था, क्योंकि उसको भी जो ब्रिटिश जो फौजी है जिम, उसको भी ये मिठाई पसंद थी। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और हम दोनों जो ऑफिसर्स थे, हालांकि अलग अलग सेना के थे, दुश्मन सेना के थे, ठीक है ना, एक जर्मनी का था एक ब्रिटिश का था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, लेकिन दोनों के दोनों हर बात पे सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा शत्रु था। शत्रु भाई, शत्रुओं में तो आपस में विचार भेद होते हैं, उसके विचार अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों के विचारों पे भी वो एक दूसरे से सहमत थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, और वो बता रहा है कॉनी को, देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी, ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी, लाइक इट, इस जैसी, कॉनी, कॉनी को बता रहा है कि जो दुश्मनों के साथ बैठ के और विचार भी एक हो रहे हैं, सहमति बन रही है, तो इस प्रकार की पार्टी हमने पहले कभी भी नहीं की थी। देन समवन, आई डोंट नो हु, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, देन समवन, फिर कोई भी व्यक्ति था उन फौजियों में से, आई डोंट नो हु, मुझे नहीं पता कौन था वो, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, वो लेके आ गया फुटबॉल। अब फौजियों के पास खेलने वेलने की चीजें भी रहती हैं टाइम पास के लिए, तो उनमें से कोई एक फौजी जिसको वो जानता नहीं है जिम, और वो फुटबॉल लेके आ गया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स, ग्रेट कोट्स, ग्रेट कोट्स का मींस जो फौजियों ने बड़े बड़े जो कोट पहन रखे थे, वर डम्प्ड, डम्प्ड का मतलब ढेर लगा, सॉरी इकट्ठा कर देना, इन पाइल्स, ढेर के अंदर, पाइल का मतलब ढेर लगा देना, डम्प्ड का मतलब एक जगह डाल देना, तो एक जगह डाल के ढेर लगा दिया गया जो बड़े बड़े कोट थे फौजियों के, उनको, टू मेक गोल पोस्ट, और वो गोल पोस्ट बना दिया गया। गोल पोस्ट का मतलब फुटबॉल खेलते हैं तो गोल होता है ना, तो आपने भी देखा होगा, हम लोग भी, अब वो पूरे जाली वगैरह लगा के हर जगह तो अवेलेबल रहती नहीं है, तो हम, आपने भी कभी खेला होगा तो देखा होगा, कई बार जूते उतार देते, एक जूता इधर उतार दिया, एक जूता इधर उतार दिया, सामने भी ऐसे करते थे, और वो गोल पोस्ट बन जाता था। ऐसे वो जो फौजी हैं, उन्होंने अपने जो ग्रेट कोट्स थे, बड़े बड़े जो कोट थे, कुछ कोट इधर डाल दिए, कुछ इधर डाल दिए, उधर सामने जो दूसरा गोल बनेगा उसमें डाल दिए, और इस प्रकार से गोल उन्होंने बना दिए, क्योंकि फुटबॉल आया है तो फुटबॉल खेलेंगे वो। और यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, पाइल्स एंड डम्प्ड। डम्प का मतलब ढेर करके डाल देना, डालना, पाइल्स मतलब ढेर, ठीक है ना। आगे देखिए, and the next thing we knew it was Tommy against Frizz out in the middle of no man's land, and the next thing, और जो दूसरी चीज है, we knew जो हम जानते थे, it was Tommy against Frizz, ये जो मैच होने वाला था फुटबॉल का, वो किनके बीच में था, टॉमी अगेंस्ट फ्रिज्ड, यानी अंग्रेज और जर्मन जो फौजी हैं, ठीक है ना, यानी अंग्रेजों और जर्मन वासियों के बीच में ये मैच होने जा रहा था, आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, और वो युद्ध भूमि, नो मैंस लैंड का मतलब जो जिसका किसी पे अधिकार नहीं, किसी का भी अधिकार नहीं है उस जमीन के ऊपर जो है, और वो फुटबॉल का मैच होने जा रहा था, और किन किन के बीच में, जर्मन्स और अंग्रेजों के बीच में। हैंड्स वॉफ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चियर्ड, हैंड्स वॉफ और मैं, लुक्ड ऑन, हम देख रहे थे इस मैच को, फौजी लोग खेल रहे हैं और वो दोनों ऑफिसर को देखने के लग रहे हैं, एंड चियर्ड, और चियर कर रहे हैं, ठीक है ना, चियर का मतलब जोश बढ़ाना, खिलाड़ियों का जोश बढ़ा रहे हैं, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, उनको खिलाने के लग रहे हैं। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैंपिंग आवर फीट, हम अब तालियां बजाने के लग रहे हैं, उनका जोश बढ़ा के,
ठीक है ना, क्लैपिंग अवर हैंड्स एंड स्टैंपिंग अवर फीट, और अपने जो पाँव हैं उनको स्टैंप यानी बजाना, जोर जोर से पाँव पाँव को बजाना। तो जोश डाल रहे हैं उनके अंदर, खिलाड़ियों के अंदर, कि भाई आप गोल कीजिए, आप गोल कीजिए। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, टू कीप आउट द कोल्ड, और हम जो ठंड थी, जो ठंडी शुरू में बात हुई थी मौसम की, ठंडा मौसम था, टू कीप आउट द कोल्ड, इस प्रकार से हम ठंड को जो है दूर भगा रहे थे, एज मच एज एनीथिंग, जिस प्रकार से अन्य चीजों को एंजॉय कर रहे थे उस प्रकार से हम सर्दी की कोट तो सबने उतार दिया वहां पे गोल पोस्ट पे, और ठंड ज्यादा है तो तालियां बजा के पाँव को मार के जमीन पे और गर्मी अपने शरीर में ला रहे हैं, ठंड को भगाने के लग रहे हैं। स्टैंपिंग का मतलब होता है पाँव को जोर से मारना। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड अवर ब्रेथ्स, देयर वॉज अ मोमेंट, और वहां पे एक क्षण आया, व्हेन आई नोटिस्ड अवर ब्रेथ्स, जब हमने नोटिस किया हमारी सांस को, मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, मिंगलिंग, मिंगलिंग का मतलब होता है मिलना, मिंगलिंग, मिंगलिंग मीन्स मिलना, मिक्स हो जाना, मिक्स, ठीक है। मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, जो हम दोनों के बीच में जो हवा थी उसमें हम दोनों की सांसें जो है मिलने के लग रही थी। He saw it too and smiled, he saw it too and smiled, और जो जर्मन फौजी था वो भी इस चीज को देख रहा था, महसूस कर रहा था और मुस्कुराने के लग रहा था। जिम मैकपर्सन, he said after a while, अब जिम मैकपर्सन किसका नाम है, जो लेटर लिखने के लग रहा है, तो उसका नाम लेके बोलता है जर्मन जो फौजी है हैंस वॉफ, he said after a while, कुछ क्षण बाद में वो बोला, I think this is how we should resolve this war, I think, मैं सोचता हूं, this is how, कि ये एक प्रकार, एक तरीका है, वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, इसके द्वारा हम इस युद्ध को रिजॉल्व यानी इसका सॉल्यूशन, रिजॉल्व मींस सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इस प्रकार से, रिजॉल्व, ठीक है, सॉल्यूशन यानी हल, हल निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, कि मेरे दिमाग में एक विचार आया कि एक तरीका है जिससे हम इस युद्ध का जो है हल निकाल सकते हैं। अ फुटबॉल मैच, और ये हल क्या है, एक फुटबॉल मैच, भाई हम युद्ध करते हैं, गोली लगती है, उधर मरते हैं इधर मरते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका ना कि फुटबॉल मैच रखा जाए जर्मन और ब्रिटिश लोगों के बीच में, और इसके द्वारा युद्ध का हल निकाला जाए, जो जीत गया, जैसे युद्ध में भी वो मार के जीतते हैं, खेल के अंदर कम से कम कोई मरेगा तो नहीं ना, तो वो दोनों ने एक रणनीति बनाई, वो जर्मन जो ऑफिसर वो बोल रहा है कि क्यों ना फुटबॉल के मैच के द्वारा ही युद्ध का निर्णय किया जाए। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, और कोई मरता भी नहीं है फुटबॉल मैच के अंदर। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, और मैच के, जब मैच के द्वारा युद्ध का हल निकाला जाएगा तो इसमें कोई बच्चा ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, ठीक है, मैं लिख देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए, ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स अनाथ, ठीक है, कोई बच्चा अनाथ भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसका ये कहना है कि भाई फुटबॉल मैच के द्वारा युद्ध का हल निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इससे कोई बच्चा अनाथ भी नहीं होगा, कोई मरेगा भी नहीं। नो वाइव्स बिकम विडोज, और कोई भी बीवी या पत्नियां जो हैं वो विधवा नहीं होंगी, विडो का मतलब होता है विधवा, ठीक है ना, तो कोई भी जो है बीवी जो है विधवा नहीं होगी, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा, और किसी की भी मौत नहीं होगी। तो सबसे बढ़िया हल है कि हम फुटबॉल मैच के द्वारा इस युद्ध का हल निकालें, ठीक है। अभी कितना टाइम है, आई वुड प्रिफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, अब उसने, जर्मन वाले ने तो बोला फुटबॉल के लिए, क्योंकि जर्मनी का जो है खेल जो फुटबॉल है, ठीक है ना, तो वो उसमें परफेक्ट है, जबकि इंग्लैंड वाले जो है क्रिकेट, क्रिकेट जो इजाद ही उनके द्वारा किया गया है, तो वो परफेक्ट क्रिकेट के अंदर है। तो जो जिम था, जो ब्रिटिश ऑफिसर था, आई वुड प्रीफर क्रिकेट, तो वो बोलता है मैं तो प्राथमिकता दूंगा क्रिकेट को, कि भाई ठीक है युद्ध तो नहीं करेंगे, लेकिन जो खेल होगा जिसके द्वारा युद्ध का हल निकाला जाएगा वो क्या होना चाहिए, क्रिकेट होना चाहिए। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया जर्मन ऑफिसर को। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, देन वी टॉमीज, अब टॉमी किसको बोला गया था, अंग्रेज लोग, ठीक है ना, अंग्रेज जो फौजी हैं उनको, तो देन वी टॉमीज, तो हम जो टॉमीज हैं यानी जो अंग्रेज जो फौजी हैं, कुड बी श्योर, हम सुनिश्चित हो सकते हैं, ऑफ विनिंग प्रोबेबली, कि शायद हम जीते ही जीतेंगे, बोले अगर क्रिकेट का मैच रखा जाए तो इस युद्ध के अंदर क्रिकेट में तो हम ही जीतेंगे। वी लाफ्ड एट दैट,
और इस बात के ऊपर हम दोनों ही हंसने लगे, जर्मन जो ऑफिसर है वो और ब्रिटिश ऑफिसर जो दोनों के दोनों इस बात पे हंसने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और दोनों साथ साथ जो है उस गेम को देखने लगे, और गेम चल रहा था उस वक्त फुटबॉल का, ठीक है ना, उस फुटबॉल के मैच को देखने लगे। सैड टू से कॉनी फ्रिट्ज वॉन, सैड टू से, और ये कहना चाहूंगा कॉनी फ्रिट्ज वॉन, जो जर्मन थे वो इस मैच को जीते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वॉन, इसको हम वॉन बोलते हैं लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वन है, ठीक है ना, जो 1 2 3 बोलते हैं वन, ठीक है ना, यानी जीता, विन फर्स्ट फॉर्म होती है, और ये इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे वन, ठीक है। फ्रिज वन द मैच, और जो फ्रिज थे जो जर्मन थे उन्होंने वो फुटबॉल का मैच जीता 2-1, और कितने से जीता 2-1, यानी उन्होंने 2 गोल किए जबकि ब्रिटिश ने 1, ठीक है, उनकी तरफ से 2 गोल हुए जबकि ब्रिटिश की तरफ से 1 गोल हुआ। तो इस प्रकार से जो जर्मन फौजी थे वो फुटबॉल का मैच जीत गए। बट एज हैंस वॉफ जेनरसली सेड, लेकिन जो हैंस वॉफ था, जो जर्मन जो ऑफिसर था, जेनरसली सेड, बड़ी विनम्रता से, बड़ी उदारता के साथ उसने कहा, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा जो गोल था, किसका, ब्रिटिश लोगों का, बोले आर गोल्स, उसको बोल रहा है वो, तो आर गोल्स वॉज वाइडर देन देयर्स, कि जो तुम्हारा गोल है वो हमारे गोल से ज्यादा वाइड यानी चौड़ा, ज्यादा चौड़ा था। सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर, तो ये मैच जो है काफी फेयर नहीं है, ईमानदारी से नहीं हुआ है, बोले हमारा गोल छोटा था और तुम्हारा बड़ा था, यानी जीते तो जर्मन्स थे मैच को, लेकिन फिर भी वो जर्मन ऑफिसर है बड़ी उदारता के साथ कह रहा है, बोले नहीं यार फेयरली नहीं जीते हम इस मैच को, क्योंकि तुम्हारा वाला जो गोल पोस्ट वो ज्यादा चौड़ा है और हमारा छोटा है, इसलिए हम आसानी से गोल कर दिया। The time came and all too soon when the game was finished. The time came, फिर समय आ गया, and all too soon, और हम सब लोग जल्द ही, when the game was finished, जब गेम खत्म हो गया, फुटबॉल का मैच पूरा खत्म हो गया, the synapse and the rum and the sausage had long since run out. The synapse, synapse का मतलब पेय पदार्थ, and the rum, rum भी एक ड्रिंक होती है, शराब होती है, and the sausage, और जो सॉस थे, ठीक है ना, सॉस आप खाते हैं जैसे, उसी को बोलते हैं सॉस, तो सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, काफी देर तक ये खाना पीना ये चलता रहा, एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, एंड वी न्यू, और अब हम जान गए थे, इट वाज ऑल ओवर, कि ये सब कुछ यहीं पे खत्म है, यानी बस ये जो खेल कूद था, ये हंसी मजाक थी, दुश्मनों के साथ बैठ के एंजॉय करना, बस ये लास्ट अंत है, अभी खत्म हो गया। ये खत्म होते ही जैसे क्रिसमस खत्म हुआ, वापस से युद्ध उनको करना है, गोलियां चलानी है। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. I wished Hans, मैंने शुभकामना दी हैंस को, well and अच्छी शुभकामनाएं, वेल का मतलब अच्छा, अच्छी शुभकामनाएं दी, and told him, और उससे कहा, I hoped he would see his family again soon, कि मैं आशा करता हूं कि तुम जल्द अपने परिवार से मिलो। कहने का मतलब, शुभकामना से मतलब है कि युद्ध जब हो रहा है उसमें मरेंगे काफी लोग, तो उसने शुभकामना दी कि तुम जीवित जाओ और अपने परिवार से मिलो और जल्दी से जल्दी जाके मिलो। That the fighting would end and we could all go home. That the fighting would end, कि एक दिन ये लड़ाई खत्म होगी, and we could all go home, और हम सब घर जा सकेंगे, ठीक है ना, हम सब घर जा सकते हैं। बोले एक ना एक दिन तो युद्ध खत्म होना ही है, अब जो बचेंगे जिंदा वो घर जाएंगे, तो वो उसके लिए भी हैंस वॉफ जो ऑफिसर, उसको भी शुभकामनाएं दे रहा है कि मैं चाहता हूं तुम भी जल्दी जल्दी घर जीवित पहुंचो। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, और मैं सोचता हूं, दैट इज वॉट, ये वो बात है, एवरी सोल्जर वॉन्ट, जो कि हर फौजी चाहता है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से, ऐसा नहीं एक सेना में, दोनों सेनाओं में यही चाहता है, कि कोई भी फौजी लड़ना नहीं चाहता। अब आपके दिमाग में तो यही आता होगा भाई फौजी हैं तो वो तो लड़ने के लिए ही है, नहीं, हर फौजी ये चाहता है कि शांति से जहां तक हो काम निपटना चाहिए, लड़ाई कोई नहीं चाहता, ठीक है ना। तो दोनों सेनाओं में, चाहे वो फिर जर्मन सेना हो और चाहे ब्रिटिश सेना हो, दोनों में ये चाहते थे कि जल्दी जल्दी युद्ध खत्म हो या फिर शांति वार्ता से ही काम चल जाए और सब अपने अपने घर को जाएं। हैंस वॉफ सेड, हैंस वॉफ ने ये बात कही कि भाई दोनों तरफ से फौजी चाहते हैं घर जाना और शांति से इस मसले को सुलझाना चाहते हैं। टेक केयर जिम मैकपर्सन, और वो उसको फिर कहता है कि अपना ध्यान रखना जिम मैकपर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू, और इस क्षण को मैं कभी नहीं भूलूंगा। कौन बोल रहा है? हैंस वॉफ बोल रहा है कि मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा, नोर यू, और शायद
तुम भी कभी इस क्षण को नहीं भूलोगे कि दुश्मन के साथ और क्रिसमस की पार्टी की थी। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. He saluted, उसने मेरे को सलाम किया, सैल्यूट किया, and walked away, और दूर चल के जाने लगा, from me, मेरे से, slowly, धीरे धीरे, unwillingly, बिना इच्छा के, यानी उसका मन नहीं कर रहा जाने का, किसका, हैंस वॉफ का, उसका मन नहीं कर रहा, लेकिन बिना मन से सैल्यूट किया उसको और बिना मन के वहां से जा रहा है। आई फेल्ट, ऐसा उसको महसूस हुआ जिम को कि शायद वो बेमन से जा रहा है, उसकी इच्छा तो नहीं है, उसका मन है कि ऐसे एंजॉय करते रहे, हमेशा अच्छे तरीके से रहें, लेकिन बेचारा बेमन से वो जो है वापस जा रहा है, ऐसा उसको एहसास हुआ। He turned to wave just once, वो घूमा या मुड़ा, to wave just once, एक बार हाथ हिलाने के लिए, उसको बाय करने के लिए, and then, और उसके बाद में, became one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches, and then became one of the hundreds of grey coated men, जो ग्रे कोट पहने हुए व्यक्ति थे वो सौ की संख्या में, अब ग्रे कोट में कौन सी सेना थी, जर्मन सेना, तो ग्रे कोट में जो सेना थी वो 100 लोग जो थे ड्रिफ्टिंग बैक, ड्रिफ्ट का मतलब वैसे बहना होता है, लेकिन यहाँ पे वापस जाना, ड्रिफ्टिंग बैक, ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहना, लेकिन यहां पर अर्थ जो है वो है वापस चल के जाना। तो ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेज, वापस चल के जा रहे थे अपनी अपनी खाइयों के अंदर, जो खाई उन्होंने युद्ध के लिए बना रखी थी, जो बंकर वगैरह बना रखे थे, उनमें वापस जा रहे थे वो। दैट नाइट, उस रात को, बैक इन अवर डगआउट्स, जब हम वापस गए हमारे डगआउट, डग का मतलब होता है खोदना, डगआउट का मतलब खड्डे, ठीक है ना, तो खड्डों के अंदर डिच भी बोलते हैं, और डगआउट का मतलब खड्डे जो खोदे हुए थे उनके अंदर जब वापस गए, वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल, वी हर्ड देम, हमने उनको सुना, इनको जर्मन्स को, सिंगिंग अ कैरोल, कैरोल एक प्रकार संगीत है, तो कैरोल गाते हुए उन्होंने उसको सुना, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो इसको गा रहे थे काफी सुंदरता से, यानी कैरोल का जो वो संगीत गायन कर रहे थे बड़ी सुंदरता से वो उसको गाने के लग रहे थे जर्मन सैनिक। इट वॉज स्टिले नेस साइलेंट नाइट, और ये गाने का जो नाम था, जो कैरोल जो गाने के लग रहे थे, उसका नाम था स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट। Our boys gave them a rousing course of while shepherd watched, और हमारे जो लड़के थे यानी ब्रिटिश सेना के जो फौजी थे, gave them a rousing course, तेज आवाज के अंदर उनको कोरस, कोरस का मतलब होता है समूह गायन, समूह के अंदर एक साथ जो है उनको सहायता कर रहे थे, ऑफ वाइल शेफर्ड वॉच्ड, वाइल शेफर्ड वॉच इनका गाना है, उधर वो कैरोल गा रहे हैं, वो स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट उनका गाना है, तो इधर से वो गा रहे हैं उधर से वो गा रहे हैं, तो कोरस देने के लग रहे हैं। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए हमने एक कैरोल जो संगीत था इसको एक्सचेंज किया, मतलब इधर की आवाजें उधर जा रही हैं, उधर की आवाजें इधर आ रही हैं संगीत की, एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर बाद में हम सब एकदम शांत हो गए, रात हो गई थी, सब सो गए होंगे, एकदम शांत हो गए। वी हैड अ टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। वी हैड अ टाइम, ये हमारा समय था, ऑफ पीस शांति का, एंड गुडविल एक अच्छाई का, अ टाइम आई विल ट्रेजर, और ऐसा समय जिसको मैं खजाना मानूंगा, एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि दुश्मन के साथ और ऐसा शांति का क्षण बिताना, उसके बाद पार्टी करना, फिर रात में भी शांति एकदम, ठीक है ना, तो उसके लिए खजाने का समय रहेगा, उसको खजाने की तरह संजो के रखेगा इन यादों को, जब तक वो जीवित रहेगा। आज के लिए आपका होमवर्क जो है, एक तो डेट्स दी गई हैं आपको, तो ये आपको यहाँ पे जो डेट्स बताई गई हैं, इन डेट्स पे जो भी इवेंट हिस्ट्री के अंदर जो भी घटित हुआ है, जो भी इवेंट, कोई भी घटना, ठीक है ना, उसके बारे में आपको बताना है कि 4 जुलाई 1776 है, तो इसको कौन सी घटना हुई, ठीक है ना, जैसे 15 अगस्त 1947, ठीक है ना, उसको क्या घटना हुई थी, भारत आजाद हुआ था, तो इस प्रकार से 4 जुलाई 1770 कुछ ना कुछ घटना हुई थी इतिहास के अंदर, ठीक है ना, तो वो घटना आपको पता लगानी है और वो बताना है कि कब हुआ था। 17 दिसंबर 1903 ये सेकंड डेट है, 6 अगस्त 1945 थर्ड डेट है, 30 जनवरी 1948 फोर्थ डेट है, 12 अप्रैल 1961 एंड द लास्ट वन इज 20 जुलाई 1969, ठीक है, ये कुछ डेट्स हैं, इन डेट्स पे जो भी घटनाएं घटित हुई हैं इतिहास के अंदर, वो आपको यहाँ पे वो इवेंट, वो घटना यहाँ पे लिखनी है, ठीक है ना। इसके अलावा अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिए हैं, इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आप ढूंढने की कोशिश करना, इन्हीं में जो पढ़ा है इसी में है, ठीक है ना, या फिर अपने मन से बना के लिखिए। What did the author find in a junk shop, जो लेखक है वो जंक शॉप यानी कबाड़ की दुकान में क्या पाता है,
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर, वो गुप्त दराज के अंदर क्या पाता है या क्या खोजता है। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, और हु डू यू थिंक, आपको कौन लगता है, आप क्या सोचते हैं, हैड पुट इट इन देयर, कि उस दराज के अंदर वो जो चीज रखी थी वो किसने रखी थी वहां पर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है जो अभी तक आपको पढ़ा है, उसमें दोनों बात आ चुकी है, तो दोनों के आप आंसर्स लिखिए और साथ में इन डेट्स के जो भी इवेंट्स जो घटित हुए थे वो आपको करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।